हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी हम किसे कह सकते हैं, यानी एक अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है। अब स्पेशली मेरा बात करें तो मैं कौन से फंडामेंटल चीज को देखने के बाद एक कंपनी को बाय के लिए कंसीडर करता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे एक व्यूअर ने मुझसे किया है कि सर आप हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंपनी हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं, या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आप अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को दिखाते तो अच्छा होता। तो ये वीडियो उसी बंदे के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे ऑनलाइन पोर्टल या किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू कैसे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा निकाल के सही तरीके से पढ़ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उस वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल के ग्रोथ का एक कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आप जाके सिंपली वहां से एक फ्री स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसके द्वारा आप डायरेक्टली मुझसे 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं वीडियो के थ्रू या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप लोगों को दूंगा। याद रखिए, जो अकाउंट ओपन करेगा उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है उसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो और मुझसे क्वेश्चन करेगा मैं उन लोगों को आंसर नहीं करूंगा। जो कम्युनिटी मेंबर्स है उन्हें आंसर करने के बाद मेरे पास जितना भी टाइम बचेगा मैं उन लोगों को आंसर करने की पूरा कोशिश करूंगा, और मैं करता भी हूं। तो अगर आप चैनल ग्रोथ के एक कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक के थ्रू आप जाके एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो और ना देर करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सीखते हैं एक साथ। तो आज इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है विधि स्पेशलिटी फूड्स इंग्रेडिएंट लिमिटेड। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी बेसिकली कलर्स प्रोवाइड करता है, यानी कलर्स बेचता है। किसको? जो फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री को बेचता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेचता है, एसिड इंडस्ट्री, बेसिक डाइज, रिएक्टिव, पिगमेंट, बहुत सारे जगह पे ये कलर मैन्युफैक्चर करके बेचता है, राइट। तो कंपनी के और ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा फंडामेंटल पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फोटो में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि केक बना हुआ होता है, आइसक्रीम वगैरह। तो जो है ये कंपनी कलर्स प्रोवाइड करता है, यानी कलर्स बेचता है। तो कंपनी के फंडामेंटल में ऐसा क्या है जो मुझे अच्छा लगा है? तो कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल के तो देखने के लिए बहुत सारे चीजें, मगर मैं पहले कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ग्रोथ स्टोरी मेरे हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस मेरे हिसाब से वही होता है जो कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न दे जनरेट करके, राइट। तो मेरे लिए ग्रोथ स्टोरी हमेशा वही होता है। तो कंपनी देखिए, जब से कंपनी गिरा है, यानी कि मार्च 2020 को 2020 से कंपनी ने करीबन 400% रिटर्न जनरेट करके दिया है अभी तक। तो ये कितना है? ये एक्चुअली जिस टाइम में निफ्टी 50 ने 78.3% हम लोगों को दिया है रिटर्न, उस टाइम पे 408.6% ये कंपनी हम लोगों को रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप बोलेंगे कि ये कंपनी क्यों इतना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है? तो उसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। वो रीजन हम लोग एक एक करके देखेंगे, राइट। पहले तो कंपनी यूं ही नहीं बढ़ता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो रीजन हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने जाता हूं कि इसका शेयर प्राइस क्यों इतना बढ़ रहा है, तो तब मैं पहले देखता हूं कंपनी का अर्निंग स्टोरी, यानी कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर में कैसा अर्निंग कर रहा है, जिससे कि कंपनी का जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो मुझे पता चल जाए। देखिए, जून में, मार्च में जब बहुत सारा कंपनी एक साथ गिर गया था कोरोना के वजह से, उस टाइम पे भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये रेवेन्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जून के क्वार्टर में 40, सितंबर के क्वार्टर में 50, दिसंबर के क्वार्टर में 79.3। आप अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये मोर देन 20% के हिसाब से ये रेवेन्यू बढ़ रहा है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। देखिए, जून में दिया है इसने 25.7, सितंबर में दिया है 20.4, दिसंबर के क्वार्टर में दिया है इसने 19.62, और जो नेट प्रॉफिट है वो है 6.7 करोड़, 7.5 करोड़ हो जाता है आपका सितंबर के क्वार्टर में, और दिसंबर के क्वार्टर में 10.5 करोड़। यानी कि आपके रेवेन्यू के साथ साथ ये कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पे बेसिक ईपीएस जो है वो भी लगातार बढ़ा रहा है कंपनी, जो एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो आप कहेंगे कि कंपनी ने तो 2-3
क्वार्टर में ही रिजल्ट जनरेट करके दिया है, कंपनी का पिछला हिसाब कैसा है, पहले कंपनी कैसा था और क्यों अभी ये कंपनी इतना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। देखिए कंपनी का जो पिछला जो डेटा है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो पहले मैं अगर बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 11.23% जनरेट करके दिया है मार्च 2011 को, ठीक है। उसके बाद 2012, मार्च 2013, मार्च 2014 से लगातार ये अपना जो आरओसी है वो लगातार बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो टोटल कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 20% के ऊपर ये मार्च में ही रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो ये कंपनी जो बढ़ रहा है इसके पीछे आप रीजन समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि 23.5% रेवेन्यू जनरेट कर पाना पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ये कोई छोटा और मामूली बात नहीं होता है, ठीक है। और जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2011 से ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और करीबन मार्च 2020 को ये ज्यादा रेवेन्यू गिरा नहीं है इसका। हालांकि कोरोना की वजह से मार्केट गिर गया था, मगर कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। और ये जो ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं, कोरोना के टाइम पे सिर्फ -1.6% ही इसका जो है रेवेन्यू गिरा था, राइट। उसके बाद है ईपीएस भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए 2012 को था 15.2% जो कि है बहुत अच्छा है। और मार्च करंट डेटा अगर देखें, मार्च 2019 को 85.9% का जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया था। और जो मार्च 2020 में 17.2% का ईपीएस ग्रो किया था, ये भी एक अच्छा बात है, राइट। उसके बाद है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखें तो 5.16 था मार्च 2011 में, करेंटली ये है 25.8, बहुत ही स्टेडीली ग्रो किया है। तो कंपनी का जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, राइट। और उसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने लगातार ग्रो किया है। आप एक्चुअली कंपनी के अगर डेटा को चेक करें खुद तो ही आप जान पाएंगे इस कंपनी का जो मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल अच्छा है क्यों है। आप खुद कैलकुलेट करके जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो डेटा है वो क्या कह रहा है, राइट। आप कोई एनुअल रिपोर्ट से या यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से आपको ये डेटा मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2011 को 3.3, उसके बाद 3.8, 4.3, 6.5, 12.7, 14.2, 14.4, 15.6, 29.1, 34.1, यानी जो नेट प्रॉफिट है एक भी साल में नहीं गिरा। और करेंटली मार्च 2020 में कोरोना के टाइम पे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, उस टाइम पे भी इस साल का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी ये जो डेटा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। कोरोना के वजह से इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो गिरा ही नहीं था। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कंपनी का। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। सिर्फ मार्च 2011 को -5 में था, मगर करेंटली 32.9 में है, ठीक है। और एक बार गिरा था मार्च 17 में। तो कंपनी जब कोई भी बिजनेस करता है 1-2 साल में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ये कंपनी क्या करता है, लोन लेके, शॉर्ट टर्म लोन लेके इसे एडजस्ट कर लेता है। तो आप जानते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो जानते होंगे किसी ना किसी टाइम पे आपको पैसे की जरूरत होता है, उस टाइम पे आपको पेमेंट नहीं मिलता है या आपके पास कैश नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपको लोन लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे ही कंपनी ने लोन लेके ये जो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट कर देता है, राइट। ये सभी कंपनी करते हैं। डेट टू कैश फ्लो अगर हम लोग देखें कि कंपनी का जितना डेट है उसके हिसाब से कंपनी का कैश फ्लो कितना है, तो यहाँ पे मार्च 2015 के बाद से कंपनी का जो एक्टिविटी है वो लगातार इंप्रूव हुआ है और करंटली 1.4 है जो कि पॉजिटिव है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो अगर आप मिस्टर वॉरेन बफेट के बुक्स पढ़ते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मिस्टर वॉरेन बफेट हर वक्त कहता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी वाला कंपनी जो स्ट्रांगली रिटर्न करके दे, यानी रिटर्न जनरेट करके दे, वो कंपनी मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, देखिए मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मैंने पहले पिछले वीडियो में ही कहा था,
मगर यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ स्टोरी होता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 13.73 मार्च 2011 में था, उसके बाद लगातार बढ़ता ही गया। अभी मार्च 2020 को 29.65, बीच बीच में ये रुका था, मगर ये कैलकुलेशन में ऐसे नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी एनालाइज करते हैं तो अगर एक साल में गिर जाता है तो और दूसरे साल में बढ़ जाता है तो दोनों साल को मिला के उसे एवरेज कर देते हैं कि एवरेज ग्रोथ इसका कितना है, राइट। तो जो भी एनालिटिस्ट ये कंपनी को एनालाइज करता है वो सेम तरीके से ही एनालाइज करता है कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी जब एक साल में बढ़ जाता है तो दूसरे साल में हो सकता है थोड़ा गिर जाए या थोड़ा उठ जाए, तो उसे एडजस्ट करके एवरेज करके वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद है डेट टू इक्विटी, ठीक है, सॉरी उससे पहले है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें परसेंटेज वाइज 8.49% था मार्च 2011 में और करंटली 22.5% है मार्च 2020 में, जो लगातार बढ़ता ही गया है, एक भी सिंगल ईयर में ये नहीं गिरा था, राइट। उसके बाद है नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.3 और उसके बाद मार्च 2020 में है 15.17, जो बीच में कभी भी नहीं गिरा था। उसके बाद है डेट टू इक्विटी भी उतना खराब नहीं है, कंपनी का डेट टू इक्विटी भी पहले से ही अच्छा था, पहले से ही कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपना जो डेट है वो मैनेज कर रहा था। तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो करेंटली 0.26 है, तो वो भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज, यानी कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर दे, प्रॉफिट करना बंद कर दे तो कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, तो ये 218 डेज तक कंपनी सर्वाइव कर सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। कैश कन्वर्शन सर्कल 131 डेज, ये थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से, मगर ये भी मैनेजेबल है। जब मैं कंपनी का बैलेंस शीट देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मैनेजेबल है, राइट। कंपनी के बैलेंस शीट में भी मैं आपको लेके जाऊंगा। उसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। बैलेंस शीट में 2-3 बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा। कंपनी तो लगातार 5 करोड़ उनका इक्विटी कैपिटल रहा है, मगर जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये कंपनी के प्रॉफिट से आ रहा है, कंपनी कहीं से लोन लेके नहीं ला रहा है, ये कंपनी के प्रॉफिट से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप देखें तो लगातार कम होता जा रहा है। 5 साल पहले यानी मार्च 2016 को 4.86 करोड़ था, करेंटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1.26 करोड़, राइट। डेफर्ड टैक्स उतना मायने नहीं रखता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी बहुत ही कम है, जो मैनेजेबल है 0.53 करोड़, राइट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर आप देखें, कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमेशा ही मैनेजेबल रखा है, जो मार्च 2016 को 42, उसके बाद 2017 को 58 करोड़ था। करेंटली शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 31.02 करोड़। अगर मैं कंपनी के कैश पोर्शन में ले जाऊं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, वहां पे मैं आ रहा हूँ। ट्रेड पेबल्स भी कंपनी का उतना ज्यादा नहीं है और लगातार बढ़ नहीं रहा है, कंपनी एक ऑन एन एवरेज सर्किल में रख रहा है, राइट। और अदर करंट लायबिलिटीज भी बहुत कम है, जो मैनेजेबल है और ऑन एन एवरेज सेम पोजीशन में ही है, जो ज्यादा बढ़ नहीं गया है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी मैनेजेबल है 0.13 यानी 13 लाख के आसपास है। तो टोटल जो करंट लायबिलिटीज है वो है 54.32 करोड़। उसके बाद है टेंजिबल एसेट, जो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस, ये थोड़ा है, मगर जो इंप्रेसिव बात है मैं यहाँ पे डायरेक्टली करंट एसेट में आपको लेके जाना चाहूंगा। कंपनी का जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो है 14.83 करोड़, और ये कंपनी ने कहीं और से जनरेट नहीं किया, ये कंपनी के हाथ में ऑन एन एवरेज होता है। अगर आप 5 साल का डेटा देखें तो ऑन एन एवरेज कंपनी के हाथ में ये पैसा होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो मैं एक कंपनी में देखना चाहता हूं कि कंपनी का इन्वेंटरी ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ नहीं जाए, यानी जितना फास्ट तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है उतने फास्ट कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, और ट्रेड रिसीवेबल्स उतने फास्ट बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने जितना फास्ट अपना रेवेन्यू ग्रो किया है, प्रॉफिट मार्जिन ग्रो किया है, उतना फास्ट कंपनी ने अपना इन्वेंटरीज नहीं बढ़ाया है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी है। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आपका इन्वेंटरी बढ़ रहा है और उसके साथ ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास जो फिनिश्ड गुड्स है वो तो लगातार जमा हो रहा है, उसके साथ आप जो प्रोडक्ट बेच चुके हैं उसका भी पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी सर्वाइवल में एक प्रॉब्लम आ जाता है। मगर इस कंपनी में ऐसा ज्यादा ऐसा बात नहीं है।
कंपनी का जो अदर करंट एसेट है वो है 14.48 करोड़। अगर आप टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लाइबिलिटीज को देखें तो करंट एसेट है 140.87 करोड़ और टोटल करंट लाइबिलिटीज है 54.32 करोड़, जो बहुत ही कम है और मैनेजेबल है, राइट। तो कंपनी का प्राइस यूं ही नहीं बढ़ता है, कंपनी के प्राइस के बढ़ने के पीछे बहुत सारा और भी रीजन है। और भी ज्यादा कंपनी मुझे तब इंप्रेसिव लगा जब कंपनी एक अच्छा पैटर्न बनाता है, कंपनी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन पैटर्न बनाता है। तो ये कंपनी मेरे बाय लिस्ट में था जब कंपनी को मैंने रिसर्च किया आज से करीबन 15-16 दिन पहले। तो कंपनी मेरे बाय लिस्ट में था, मैंने यहाँ पे करीबन 160 के आसपास में कंपनी को खरीदा था, मगर मुझे कहीं पे घूमने जाना था, उस वजह से मैंने कंपनी को बेच दिया। आप जानते हैं मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो जब मैं बाहर होता हूं तब मैं कोई भी पोजीशन नहीं रखता हूं, तो पोजीशन लेने के बाद मैं उस कंपनी को बेच दिया और कंपनी 160 से 202 तक चला गया। तो जो है अगर मैं होल्ड करता तो अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे 25% के आसपास गेन कर लेता। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि एक अच्छे कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रक्चर होता है, वो कितना इंप्रेसिव होना चाहिए। और भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं जो एक चीज देखना चाहता हूं हर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के, कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है वो कंपनी के कोर ऑपरेशन से आना चाहिए, ना कि अदर्स इनकम से। तो इस कंपनी के बारे में आप देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टोटली कोर ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है, यानी जो है और भी अच्छी बात है। और जो अदर्स इनकम है वो उतना ज्यादा इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो जाता है जब कंपनी का कोर ऑपरेशन के अलावा कंपनी दूसरे किसी तरफ से रेवेन्यू जनरेट करने लगता है तो कोर ऑपरेशन में उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है और दूसरा जो बिजनेस है उनके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोगों के पास नहीं होता है। तो उस वजह से कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा, बुरा करेगा, क्या करेगा, हम लोगों को पता नहीं चलता है। और कंपनी का हमेशा जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करने जाएंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप ट्रैक करते रहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो कंपनी के बारे में आप डिटेल नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे, राइट। और अगर कंपनी एक भी क्वार्टर में खराब रिजल्ट करता है तो यहाँ पे जो चार्ट है, ठीक है, टेक्निकल, ये कोई टेक्निकल क्लास नहीं है, मैं आप लोगों को कोई टेक्निकल चीज नहीं सिखा रहा हूं, मगर मैं ये बोल रहा हूं हमेशा जो फंडामेंटल करेगा एक फंडामेंटल के ऊपर बेस करके ही टेक्निकल चार्ट बनता है। तो कंपनी के चार्ट में अगर दिखा रहा है कि प्राइस स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादा बायर नहीं है, तो उसका मतलब है कंपनी हो सकता है अभी कोई टेम्पोररी प्रॉब्लम में हो, या हो सकता है कंपनी एफआईआई, डीआईआई और जनरल पब्लिक के नजर में नहीं आया है। तो हम लोगों को कौन सा कंपनी खरीदना चाहिए? हम लोगों को वो कंपनी खरीदना चाहिए जो करेंटली अच्छे वॉल्यूम में है, नहीं तो कंपनी का प्राइस पुल बैक भी कर सकता है। मान लीजिए कंपनी में अच्छा बायर नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो कंपनी अगर आप इस जगह पे खरीदते हैं कि कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से पुल बैक करेगा, फिर ये होते होते यहाँ तक आपका प्राइस चला आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ही खरीदते और यहाँ तक आपको वेट करना पड़ता तो देखिए 2017 टू मार्च 2020 तक आपका 66% पैसा फिर से गवा चुके होते आप, राइट। और अगर आप लोग इस वॉल्यूम में जहां पे एफआईआई डीआईआई ने एंट्री लिया था, यहाँ पे इस टाइम पे, यानी जब कंपनी का प्राइस था 82-85 के आसपास, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो करीबन आप 300% के आसपास गेन कर जाते, राइट। तो जब ये कंपनी को आप खरीदने जाए तो देखिए उस कंपनी के अंदर वॉल्यूम कितना है, क्योंकि अगर उस कंपनी के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा 1 साल पड़ा रहा है, 2 साल पड़ा रहा है, 3 साल पड़ा रहा है, आपको तो कोई जल्दी नहीं है। मगर आप अगर एक ग्रोथ इन्वेस्टर के माइंडसेट रखते हैं तो आपको वही कंपनी चूज करना चाहिए जो कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है, उसका प्राइस भी ग्रो कर रहा है, उसका फंडामेंटल भी ग्रो कर रहा है और उसका मार्केट वैल्यू, उसका प्रोडक्ट वगैरह, उसका कंपनी टोटल सब कुछ ग्रो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल के ग्रोथ में हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हुए लिंक के थ्रू आप कोई भी 2 फ्री ब्रोकर में से एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मुझे हेल्प कर सकते हैं और इससे डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी या वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आया है या आने वाले टाइम पे आप
किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।